आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में है। बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता में जवाबदेही बनती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी की नवगठित संचालन समिति के सदस्य आनंद शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। आनंद शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती हुए लोगों को 4 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा। देश की सुरक्षा सेना करती है। हिमाचल में 2.5 लाख पूर्व सैनिक है। ये एक राष्ट्रीय समस्या है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसमें 25 के बजाय 50% जवानों को रेगुलर करना होगा। केंद्र सरकार देश को पीछे ले जाने वाले निर्णय ले रही है। आज महंगाई दर 7.4% है। इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। 12 नवंबर को जनता इसका हिसाब लेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर भी जनता को बताए कि ये क्यों हो रहा है। कांग्रेस के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा थी, इसलिए जब कीमतें बढ़ती थी तो हो हल्ला किया जाता था। कांग्रेस ने भारत को बनाया, लेकिन भाजपा कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा की शहादत को भूल गई। इतिहास को नकारने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। हिमाचल में बदलाव निश्चित है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बौखलाहट में है। कांग्रेस के नेता हिमाचल आए तो डेस्टिनेशन और बीजेपी के नेता आए तो समाज सेवा, ये कहना उचित नहीं है। जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं। 47.50 of India's workforce is unemployed today. This is an alarming number because the number of people who are employed are only 43% of the workforce. तो 43% के पास काम है, 47.5% बेकार है। दूसरा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि भारत का जो बाहुल्य है हमारी जनसंख्या का, लगभग 64% वो युवा पीढ़ी है। मीडियन एज भारत की 28 है, 28 बरस, दैट्स द मीडियन एज ऑफ इंडिया। 22% से ऊपर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, 22% प्लस। दैट इज द परसेंटेज ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज अलार्मिंग. What this country has seen and what is being claimed is jobless growth. चाहे राज्य सरकार की नौकरियां हैं, हिमाचल में 63-64 हजार सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, नियुक्तियां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? केंद्र सरकार के आंकड़े निकालिए, केंद्र सरकार की कितनी नौकरियां खाली हैं। अब रोजगार मेला लगा है, पुराने इंटरव्यूज जिनके हो चुके थे कोविड के टाइम के, चिट्ठियां दी जा रही हैं, क्योंकि चुनाव है और दोनों राज्यों में सवाल हो रहा है। पर अभी तो पहले हिमाचल का है, दूसरी तरफ तो घोषणा भी नहीं कर पा रहे कि कब चुनाव होगा। मेरा इशारा गुजरात की तरफ है, अभी तो हिमाचल की बात है। आज हो गया, मेरे को मालूम नहीं था, अच्छी बात है। तारीख पता? एक, अच्छा, मुबारक हो। फिर तो दोनों पे लागू हो जाती है मेरी बात, हमारा राष्ट्रीय दल है ना, इसलिए जो हम कहते हैं अपने यहां के लिए तो प्रचार के हैं, पर वहां भी लागू है, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। हम नहीं कहते, वो कहते हैं। राज्य तो अपनी सिंगल इंजन पर ही ठीक चलते थे, अब डबल इंजन है तो डबल इंजन का भी तो जवाबदेही तय करेंगे ना, यहां के इंजन की भी और वहां के इंजन की भी, दोनों की बात करेंगे। तो ये वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है देश की। सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में नियुक्ति नहीं हुई। भारत की सेना में जहां 1 लाख से ज्यादा भर्ती होती थी एक साल में, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब जब भर्ती करने का समय आया
तो पूरी स्कीम को बदल दिया गया। और ये एक अपने आप में बहुत मुद्दा है, इसलिए मैं इसको केवल रोजगार से नहीं जोड़ रहा, मैं उसको देश की सुरक्षा से भी जोड़ रहा हूं। मेरा ये कथन अग्निपथ पर है। हमारे यहां से बहुत बड़ी संख्या में हमारे बेटे भारत की सेना में जाते हैं। बहुत हमारे बहादुर जवान, जिनको हर युद्ध में गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। छोटा राज्य है पर बहादुरों का देश प्रांत है। कितने परमवीर चक्र और महावीर चक्र हर युद्ध में हमारे हिमाचल के बेटों को मिले हैं। कितनी फौज में फौज के चीफ जनरल्स हिमाचल से हैं, हमारे बाजू के सूबों से हैं, राज्यों से हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, एकेडमीज खुली हुई हैं कि भारत की सेना में जाएंगे। अब क्या किया है, मेरा सवाल है कि 4 साल की लिए भर्ती आएंगे, 25% फौज में रहेंगे, 75% बाहर। अब कहते हैं 25% प्राइवेट सेक्टर लेगा। तो देश की फौज होती है भारत की सेना, प्राइवेट सेक्टर उनको हम नहीं रख पाएंगे, देश नहीं रख पाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर 25% रख लेगा। देखेंगे प्राइवेट सेक्टर तो वही रखेगा जो उनकी मशीन चलाने के, उनके उत्पादन से जुड़े लोग हैं। केवल सुरक्षा कर्मी थोड़े बनाने, देश की रक्षा करना अलग बात है। You don't expect the Indian Army, ex-army men, those who risk their lives for the country, just to be reduced to private security guards and agencies. That's a fundamental question. उसके बाद सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में रखेंगे। आप आंकड़े निकालें, मैं चेयरमैन रहा हूं कई बरस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम का हमने रिपोर्ट पेश की है। जो अभी भी रिजर्वेशन है कि जो आर्मी से निकल के जाते हैं, चाहे 15 साल के काम करने के बाद, उनको रखा जाता है, पुलिस में भी उनको रखा जाता है। ये जो अर्धसैनिक दल हैं, सुरक्षा दल, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके आंकड़े निकाल लीजिए आप। जो रिजर्वेशन है उसका 5% भी नियुक्तियां नहीं हुई है भारत की सेना के फॉर्मर सोल्जर्स। और अब जो भर्ती होगी, अब ये कहना मैं अपमानजनक मानता हूं कि 11 लाख रुपए उनको देंगे, जब उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। माने कि आर्मी की कैंटीन से राशन भी नहीं मिलेगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको स्वास्थ्य के लिए मिलती है, हेल्थ केयर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। और वो 11 लाख में भी 5.5 लाख इन बहादुर जवानों के अपने होंगे, सरकार के 5.5 लाख। 22 साल की उम्र में बाहर, पहाड़ की तरह से जिंदगी सामने, ये क्या चिंता का विषय नहीं है? हम कोई अमीर देश नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। हम आज भी एक प्रगतिशील देश हैं, चाहे हम जो भी प्रचार कर लें। भारत आगे बढ़ा है, निरंतर आगे बढ़ा है। पर जो बड़े राज्यों में है, अमीर राज्यों के अंदर है, उसको बंद करें। वो हायर एंड फायर सिस्टम चलता है कि आप फौज में आए, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी होती है, इतने साल काम करिए चले जाइए। पर वहां जैसे आप बाहर जाते हैं, आपको गारंटीड सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मंथली अलाउंस मिलता है, जीवन भर आपको और आपके परिवार को, उनको जो पूर्व सैनिक हैं उनके पूरा हेल्थ केयर का गारंटी रहता है, सोशल सिक्योरिटी का कवर उनको रहता है। यहां पे कुछ नहीं होगा। आप देश की सुरक्षा की बात है, सुरक्षा सेना करती है, सेना भारत की है। और उस सेना के बारे में चिंता व्यक्त करना मैं स्वयं अपना कर्तव्य समझता हूं, मेरा दल भी। हमारे छोटे राज्य के अंदर 2.5 लाख के लगभग पूर्व सैनिक सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हमारे पड़ोस के राज्यों में भी वही स्थिति है।
तो एक राष्ट्रीय समस्या है। हिमाचल से ही केवल जुड़ी नहीं, क्योंकि सेना और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पूरे देश की हैं। अब यहां प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे। मेरा उनसे आग्रह रहेगा, ये आलोचना नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूं सरकार की नीति तथ्यों पर आधारित बात कह रहा हूं। उसका जवाब दे, क्यों किया, उसको ठीक करें। इसका बहुत बड़ा खमाजा आज के 7 साल के बाद भारत को झेलना पड़ सकता है। एक तरफ चीन की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है। हम रोज कहते हैं हमने देश की सुरक्षा मजबूत कर दी। कल भी कहा गया होनी चाहिए हिंदुस्तान की सुरक्षा, हम सबके लिए आवश्यक है। हम सब देशवासी हैं, हर भारतवासी देशभक्त है, कोई नहीं चाहता हमारा देश कमजोर रहे। पर आज के 7 साल के बाद इसका खमाजा हमको भुगतना पड़ेगा। जो किया है ये निर्णय, हमने कहा था इस पे पुनर्विचार करें। इसमें कम से कम 50% की हमारी मांग है, 25 नहीं 50% को उनको रेगुलर करना पड़ेगा। और ये भारत की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। और जो भी फौज में, भारत की सेना में काम करते हैं, जो अपनी जान हथेली पे लेके सीमा पर खड़े हैं हमारे बेटे, उनको देश का कर्तव्य बनता है आश्वस्त करने का, उनको, उनके माता पिता परिवारों को, कि तुम्हारे पूरे जीवन भर के लिए ये देश कृतज्ञ भी है और ये देश आपको सामाजिक सुरक्षा देगा, सोशल सिक्योरिटी देगा, पेंशन देगा और पूरा हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। वरना कैसा देश हम कहते हैं कि आगे बढ़ रहा है और निर्णय वो ले रहे हैं जिससे पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। मैं इसको अपने आप में एक बड़ा विषय समझता हूं जो चर्चा में नहीं आया। तो मैं जहां गया हूं, अभी मुझसे लोगों ने बात की कि आनंद शर्मा जी इस बात को क्यों नहीं उठाएगा, इसलिए आपके सामने रखी। अब जो कह रहे हैं कि हमसे हिसाब लो, हम तो अभी देंगे, इसका हिसाब तो वो देंगे जिन्होंने ये किया।